हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मेरे साथ में कैंडिडेट है मिस्टर अविनाश, जिनका कनाडा का स्पाउस ओपन वर्क परमिट का वीज़ा अप्रूव होके आया आज। और साथ में इनकी जो वाइफ हैं कनाडा में रहती हैं, इनका नाम है अनुराधा। सो ये केस के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन आई थी कि जब इनकी एप्लीकेशन अप्लाई करी थी हमने कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट की, उस टाइम जो इनके वाइफ थे कनाडा में वो स्टूडेंट थे। कोरोना भी आया, डिलेज भी हुए, उसके बाद में बीच में इनको एक फेयरनेस लेटर आई। तो फेयरनेस लेटर में आपको बता दूं कि अगर, क्योंकि जो भी पेपर आप हाई कमीशन में एम्बेसी में देते हो वीज़ा अप्लाई करते टाइम, तो एम्बेसी किसी भी इन्फॉर्मेशन को कभी भी क्रॉस वेरीफाई कर लेती है। तो अगर उनको ये लगता है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर इस इन्फॉर्मेशन में कुछ कन्फ्यूजन उनको है, तो वे को लेटर देती है, फेयरनेस लेटर, कि हमें इस चीज़ पे डाउट है, इस डाउट के संबंध में डिटेल्स आप हमें दें। बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके अंदर कन्फ्यूजन डाटा को लेके हो जाती है। तो इनकी एप्लीकेशन के अंदर जो कन्फ्यूजन आई थी, वो जब इन्होंने अपना चेंज ऑफ स्टेटस किया था, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से वो फेयरनेस लेटर इनको आई। उसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लेके जा पाएंगे क्योंकि वो बड़ी लंबी एक स्टोरी है, तो उसको कटिंग इट शॉर्ट, फेयरनेस लेटर आई थी तकरीबन दिसंबर 2021 में। और उसके बाद में फिर हमने उसका जवाब बनाया। आमतौर पे आप ये देखें, कनाडा के अंदर जब भी आपको फेयरनेस लेटर आई है, कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ पाता अगर आप बहुत सारे डिटेल्स उनको दे भी दें। लेकिन ये चंद उन केसों में से मैं कहूँगा जो हमने किए हैं, जिसके अंदर फेयरनेस लेटर के बाद जवाब उनको जो दिया, इन्फॉर्मेशन उनको जो दी, और उसके बाद में हम लोगों ने वीज़ा लिया। इन केस जो भी कोई ये वीडियो जिस भी किसी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं और आपका किसी का फेयरनेस लेटर आया हुआ है, तो एक बात को आप समझें कि फेयरनेस लेटर के अंदर जो पर्टिकुलर पॉइंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उसके संबंध में जो भी पेपर आपके पास में है, उस पेपर को आप लगा के भेजें। इधर उधर के पेपर जिसका कोई सेंस रिलेवेंस नहीं बन रही उस पॉइंट के साथ में, वो पेपर आप ना लगाएं। अदरवाइज अननेसेसरी एक फाइल को खुद को आप कंफ्यूज करके खड़े होंगे। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, कैसे कैसे दौर रहे, क्योंकि इनके फ़ोन भी बहुत आते थे कि फेयरनेस लेटर वालों के साथ ये हुआ वो हुआ। वो इन्हीं से पूछते हैं हम लोग कि कैसे इनके एक्सपीरियंसेस रहे, कैसे इन दोनों का दूर रह के टाइम कटा। ठीक है, हाँ जी अविनाश जी, बधाइयाँ हो गया आज तो फिर। थैंक यू सर। आपको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये कनाडा से आई हुई थी छुट्टियां काटने जब इनका वीज़ा अप्रूव होके आया था, तो आज इनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप दोनों आएंगे और इस वीडियो के अंदर आप रहें साथ में, तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की मदद मिलेगी कि फेयरनेस लेटर अगर किसी की आई है तो वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करे। हाँ जी अविनाश जी। जी सर। आप प्लीज़ जो देखने वाले हैं ना, इनको आप बताओ कि फेयरनेस लेटर अगर किसी का आया हुआ है, पहले तो क्या है फेयरनेस लेटर। वैसे मैंने बताया तो है, लेकिन आप बताएं कि फेयरनेस लेटर है क्या, थोड़ा और डिटेल इनको पता लगे। फेयरनेस लेटर जैसे सर एक कुछ डिटेल होती है हमारे साइड से, हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ से अपडेट करते हैं फाइल को वर्क परमिट के बाद, तो कुछ मिसप्लेस हो जाता है हमसे फॉर्म भरने के लिए, या उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन ही बोल सकते हैं उसको, तो वो हार्ड हो जाती है कई बार गलती से, तो उसकी वजह से लेटर आता है। ओके, तो अपने लेटर के अंदर जब आई, हाँ जी, फिर क्या उसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने बनाया था? यही कि सर जैसे हमारा तो ये था, इन्होंने वीज़ा अप्लाई करना था आगे इंडिया में आने के लिए, तो उसमें फॉर्म में भरना भूल गए थे, तो उसके हिसाब से आपसे फिर गाइडेंस वगैरह लिया हमने कि क्या कुछ करना चाहिए, फिर आपके थ्रू अप्लाई किया हमने आगे। तकरीबन कितना टाइम लग गया फेयरनेस लेटर के उसके बाद? 6-7 मंथ। 6-7 मंथ। हाँ जी, दिसंबर में आई थी वो। थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, फेयरनेस लेटर और एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट, जिसको एडीआर भी बोलते हैं, इन दोनों में फ़र्क है। एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट बहुत सारे लोगों को आई है जी सर, तो उसके अंदर तो क्योंकि बहुत सारे स्टेटस चेंज हो गए थे ना, तो वो उनको लग गया था पता कि पहले स्टूडेंट थी, जैसे आप स्टूडेंट थे, बाद में फिर आप वर्क परमिट पे आ गए, तो आप वर्क परमिट पे पॉलिसी चेंज हो जाती है स्पाउस के लिए। अपडेट करना होता है। लेकिन फेयरनेस लेटर का मतलब ये है कि जैसे आपने कहा वो इन्फॉर्मेशन रह गई। हाँ जी सर। तो इन्फॉर्मेशन अगर कोई रह गई और उनको लगा कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो गई, तो वो फेयरनेस लेटर आ जाती है आपकी, जिस पे शक है उनको। हाँ जी सर, जी सर। तो फिर क्या किया जी फेयरनेस लेटर के बाद? बस फिर हमने तो अपनी मतलब गाइडेंस लेके आपसे अप्लाई कर दिया था, उसके बाद तो उन्होंने 6-7 महीने मतलब जो कुछ भी किया होगा वहाँ से, तो डायरेक्टली अब मेडिकली आया था उसके बाद तो हमारा, देन आफ्टर वीज़ा आ गया था। मैसेज जो बैठी हैं वो आपकी बात सुनने के लिए ही बैठी हैं। जी सर। बशर्ता जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, हम क्वेश्चन का ही जवाब दें। तो लोगों को जब मैंने देखा है कि बहुत सारे एप्लीकेंट मिलते हैं हमारे को, क्योंकि सर हमने ऐसा कुछ तो किया ही नहीं था,
कि कुछ गलत किया हो, वो मिसप्लेस हो गई थी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी, इस करके वो प्रॉब्लम हो गई। वैसे तो कोई हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि हाइड किया हो कुछ। अविनाश जी आप से। सच्चे थे, इसी हाँ के बच जी। गए। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी। अदरवाइज फेयरनेस लेटर जिन लोगों को आई है, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, बड़ा मुश्किल होता है जी पर बहुत सारे केस हमने पहले किए हैं फेयरनेस लेटर पे। जी और जिस किसी की भी फेयरनेस लेटर आई है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जल्दबाजी में जवाब बना के ना भेजें, क्योंकि जब मिस्टर अविनाश की एप्लीकेशन के ऊपर हम फेयरनेस लेटर के रिवर्ट के ऊपर काम कर रहे थे, मतलब हम लोगों ने कोई हड़बड़ाहट नहीं करी, कोई जल्दबाजी नहीं की, एक एक डॉक्यूमेंट मंगाया, एक एक डॉक्यूमेंट को पढ़ा, वही डॉक्यूमेंट हम लोगों ने लगाए, वही इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने भेजी, जिस इन्फॉर्मेशन से उनकी जो क्वेश्चन क्वेरी उसमें डाली हुई थी उसका जवाब हम लोग दे सकते हैं। जी सर। यही हुआ आपके साथ? हाँ जी बिल्कुल। ओवरऑल सफ़र कैसा रहा? थोड़ा स्ट्रगल था सर, बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी मेरे कोई हुआ ऐसा नहीं था कि अप्लाई अच्छी तरह कर रखा था, तो पेंडेमिक की वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। देन आफ्टर पेंडेमिक हो गया था 1.5 साल बीच में, उसके बाद वेट ही कर रहे थे काफ़ी टाइम से। एक नई चीज़ और आई है अब, मतलब क्योंकि मैं रखना तो यही पॉइंट चाहता था पर इन्होंने बताया अभी, जैसे चलो डिस्कस करते हैं। रिफ्यूज़ल भी था, उसके बाद में फेयरनेस लेटर भी थी, तो इस तरह की भी एप्लीकेशन पे वीज़ा लगता है। तो अगर किसी का फेयरनेस लेटर की वजह से रिफ्यूज़ल है, अगर किसी का वैसे ही रिफ्यूज़ल है तो घबराएं ना, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस इन एप्लीकेशन। कैसा रहा आप दोनों का एक्सपीरियंस? आपने तो बताया, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ में? सर बहुत बढ़िया रहा, अच्छी गाइडेंस मिली आपसे। ओके। हाँ जी सर, कोऑपरेशन भी अच्छा था काफ़ी। हमें ये नहीं लगा कि जल्दबाजी कर रहे हैं या कहीं भाग रहे हैं या इनको समझ ही नहीं आ रहा कि केस में आगे प्रोसीड कैसे करें, ऐसा कुछ हमें फील नहीं हुआ कि तो आराम से सब टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिली हाँ जी, आपको? टाइम पे इंफॉर्मेशन मिली है। और जैसे वहाँ से भी मैं कॉल करती थी तो हर टाइम मेरे को ये था कि अवेलेबल है मेरे से बात करने के लिए, ये नहीं है कि मेरे को पर्टिकुलरली वेट करना पड़ेगा। एक तो टाइम डिफरेंस था सर, वहाँ से भी मैंने कॉल करी है, यहाँ से भी सर ने बात करी है, काफ़ी टाइम हमारी बात भी हुई है। कौन से कॉलेज से पढ़ाई की आपने पूरी? पहले सर वो था मेरा कोनेस्टोगा कॉलेज था 1 साल का, फिर कैनेडोर। अच्छा। 1 साल का कैनेडोर। तो अभी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे? हाँ जी, मैं जॉब कर रही थी, पर अभी तो मैं छोड़ छाड़ के आ गई थी सभी कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा वीजा आने में। पेंडेमिक में ना ऐसा बहुत कुछ हुआ। एक ना आज सुबह क्लाइंट का फ़ोन आया मेरे को, तो वो मेरे को बोलने लगे कि सर हमारा क्या होगा, हम बड़े ये परेशान हैं। तो मैंने कहा जी आपको एक सिचुएशन और समझाता हूँ मैं, कि ठीक है आपका काम लेट हो रहा है, ठीक है, एम्बेसी की तरफ से डिलेज हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन एज अ कंसल्टेंट आप मेरी भी बात समझें कि मैंने एक सर्विस देनी है किसी को, तो मुझे भी कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगानी है कि अब सर्विस मेरी खत्म हो गई। लेकिन पेंडेमिक ने क्या कर दिया कि एप्लीकेशन के डिसीजन आए नहीं, वो जो मेरे फुल स्टॉप लगाना, हमें पता ही नहीं कहाँ फुल स्टॉप लगेगा जाके। जी सर, उसमें किसी गलती थी भी नहीं सर। हाँ हाँ, तो इस करके हर एक वो क्लाइंट जिसकी एप्लीकेशन हमारे यहाँ से लगी है कहीं और से लगी है, इस चीज़ को समझें कि ये एक सिस्टम डिले है, कोई किसी ने डिले, किसी पर्सन ने डिले नहीं किया हुआ। इस करके जैसे आपका डिले हो रहा था, लेकिन साथ में हम भी खड़े रहे। हाँ जी, तो आपको भी बड़ा साथ मिला था। हाँ, तो आपको ये बोलते थे कि आप प्लीज पेशेंस रखें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि हम भी पेशेंस से ही चल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, और एप्लीकेशन के डिसीजन नहीं आ रहे थे, उसके बाद में अजीबोगरीब सा माहौल था। हाँ जी, तो वो टाइम था कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्लाइंट के साथ हम चलें। कोशिश की है कि हर एक क्लाइंट के साथ हम ऐसे रहें। जी सर। कुछ दर्शकों को कहना चाहोगे आप? बस यही है कि ट्राई करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, और अगर हो सके सर के पास गाइडेंस लेके जाओ। चलो, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपका? जी सर। इस वीडियो के अंदर 2-3 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, वो यही थी कि अगर किसी का फेयरनेस लेटर किसी को मिला हुआ है और एम्बेसी आपसे कुछ डिमांड कर रही है इन्फॉर्मेशन की, काइंडली डॉक्यूमेंटेशन जो भी आप भेजें उस पर्टिकुलर कंसर्न के बारे में वो बहुत लिमिटेड, संक्षेप में और मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट्स आप उसको भेजें। और ऐसा नहीं है कि फेयरनेस लेटर अगर आ गई है तो उस एप्लीकेशन में रिफ्यूज़ल ही आएगी, आपका वीज़ा भी आ सकता है अगर आप स्मार्टली उस पर काम करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है, कमेंट के अंदर आप वो क्वेश्चंस लिख सकते हैं, कोशिश रहेगी साथ के साथ जवाब आपको दें। और अगर किसी ने एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, किसी का रिफ्यूज़ल आया है उसने अप्लाई करनी है, तो ये जो नंबर डिस्प्ले के ऊपर आप देख रहे हैं, इन नंबरों के ऊपर फ़ोन करके आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अविनाश जी आपको और अनुराधा आपको वीज़ा की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।